नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सबका आपके अपने चलो साइंस क्लासेस में। और आज हम लेके आए हैं हमारा क्लास 9th का जो चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका नेक्स्ट पार्ट मीन्स कि सेकेंड पार्ट। इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट आया था उसमें हमने बात की थी फोर्स और फोर्स के टाइप्स की, और आज जो है वो हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के साथ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट, और आप देख सकते हैं इस स्टेटमेंट में कहता है कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन until or unless some external force compels it to change its state। मीन्स कि जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होगा तब तक उसके स्टेट में कोई चेंज नहीं आएंगे। स्टेट में चेंज नहीं आने का मतलब है कि न तो वो अपने आप रेस्ट से मोशन में आ सकता है, न तो वो मोशन से रेस्ट में आ सकता है, और न ही वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। ठीक है, तो मैं सामने से हट जाता हूँ, आप वीडियो पॉज करके और इसको नोट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट है एंड स्टेटमेंट शुड बी रिमेन एज ए स्टेटमेंट, उसको चेंज नहीं करना चाहिए। आप इसको एज टू इट नोट डाउन कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या तो रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में, जिसमें है वो उसमें ही रहेगा इन ए स्ट्रेट लाइन until or unless some external force compels it to change its state। तब तक रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो और वो उसके स्टेट को चेंज ना करे। तो ये ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल है जबकि ऊपर कोई एक्सटर्नल कॉज लगे, यानी कि फोर्स लगे। फोर्स लगेगा तो ही वो अपने कंडीशन को चेंज कर सकता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके जो हमने देखे हैं अपने लाइफ में। तो ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, अब यहाँ से दो चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट तो मिलता है हमें इनर्शिया की जानकारी मिलती है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दूसरा है कि यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें फोर्स का डिफिनेशन भी देता है। तो पहली चीज़ पे बात कर लेते हैं इनर्शिया पे। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि हाउ कैन यू से दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू इनर्शिया, और दूसरा इसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें फोर्स का डिफिनेशन भी मिलता है। तो पहले इनर्शिया की बात कर लेते हैं कि इनर्शिया क्या है। तो इनर्शिया इज एन इनएबिलिटी। इनएबिलिटी मतलब कि ये एबिलिटी नहीं है, ये अयोग्यता है, इनएबिलिटी है। किसकी? ऑब्जेक्ट्स की इनएबिलिटी है ड्यू टू विच दे रिमेन्स एट देयर इनिशियल स्टेट। मतलब जिस वजह से वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहते हैं, वो खुद से अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है। जैसे कि सपोज कि इस बंद कमरे में मैंने यहाँ डस्टर रखा और रख के मैं बाहर से ताला बंद करके और चला गया। अगर मैं साल भर बाद आऊँ तो ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ से डस्टर उठ के और दूसरे कमरे में चला जाएगा खुद से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी एक इनएबिलिटी है कि वो अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। वो रेस्ट में था तो वो रेस्ट में ही रहेगा। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया जो है वो एक इनएबिलिटी है जिसके वजह से ऑब्जेक्ट जिस कंडीशन में होते हैं वो उसी कंडीशन में रहना चाहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहता है और उसी डायरेक्शन में मूव करते रहता है तब तक जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। तो इनर्शिया के बारे में हमको जानकारी मिलती है इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। दूसरी चीज़ की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो फोर्स को भी डिफाइन करता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू से दैट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स को डिफाइन करता है इस तरीके से, क्योंकि फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो एक्सटर्नल कॉज फोर्स है, और यहाँ पे भी बात हो रही है कि अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स कंपेल इट टू चेंज स्टेट। बात समझ में आया? मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सेम स्टेट में रहता है तब तक जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। तो वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो यही है, यानी कि वो एक्सटर्नल कॉज
जब तक लगेगा नहीं तब तक ऑब्जेक्ट जो है अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए फोर्स का जो डिफिनेशन हमने पढ़ा था उसमें यही पढ़ा था कि फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये दो चीज़ें क्लियर होती है इससे। एक इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? इनएबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। इनएबिलिटी क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके वजह से ऑब्जेक्ट जो है अपने स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ डायरेक्शन को खुद से चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों अब मैंने आपके सामने इनर्शिया का डिफिनेशन लिख दिया है। अब आप इनर्शिया के डिफिनेशन को नोट करेंगे और उसके बाद इसको समझेंगे और ये देखेंगे कि हाउ इनर्शिया इज रिलेटेड टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहता है द इनहेरेंट प्रॉपर्टी मीन्स द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन, तो किसी भी टाइप का चेंज को रेजिस्ट करने का जो प्रॉपर्टी होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी होता है ऑब्जेक्ट्स का, उस प्रॉपर्टी को या उसकी इनएबिलिटी को हम कहते हैं कि वो इनर्शिया है। और इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? कि जितना मास ज़्यादा होगा किसी ऑब्जेक्ट का, मोर मास मोर इनर्शिया। कैसे? मोर मास मोर इनर्शिया, 1 मिनट सॉरी, मोर मास मोर इनर्शिया। सपोज कि आपके सामने दो सेम साइज के फुटबॉल जैसी चीजें रखी हुई है। एक तो ओरिजिनल फुटबॉल है और दूसरा उसके बगल में ही एक पत्थर रखा हुआ है, स्टोन रखा हुआ है, वैसा ही। क्लियर? और हम गए भाई उसको किक करते हैं, तो किक करेंगे फुटबॉल को, उसका मास कम है, आपने किक किया, वो काफ़ी दूर जाएगा। ठीक? और दूसरी तरफ क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी अपने आप को रेजिस्ट करके स्टेट में रखने की जो है वो कम थी क्योंकि उसका मास कम था। दूसरी तरफ में पत्थर रखा हुआ है, उसका मास ज़्यादा है और उसकी प्रॉपर्टी यानी कि उसकी जो रेजिस्ट करने के अपने में होने वाले चेंज को रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो आप सोचेंगे कि आप उसको किक करें और वो फुटबॉल की तरह दूर जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बात समझ में आई? उसी तरीके से सपोज कि एक साइकिल वाला आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम में उसका मास कम है, आप उसको रोक सकते हैं कुछ कोशिश करके। लेकिन अगर उधर से कोई बाइक या कोई बड़ी सी गाड़ी आ रही है आपके सामने और आप चाहें कि आप अपने हाथों से उसको रोक दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो मास ज़्यादा है तो उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी, और इनर्शिया ज़्यादा होगी तो अगर वो मोशन में है तो आप उसको आसानी से रोक नहीं सकते हैं। बात समझ में आई? तो जो चीज़ का मास कम है उसकी इनर्शिया भी कम है, जिस चीज़ की मास कम है उसकी इनर्शिया भी कम है, जिस चीज़ का मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। यानी कि उसमें होने वाले चेंज को लाना आसान नहीं है। तो मोर द मास मोर द इनर्शिया। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि इनर्शिया 3 तरीके का है। इनर्शिया है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इन तीनों के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और इन एग्जांपल्स पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेस्ट से, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस हैं। जैसे एक क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन है, बहुत बार पूछा जाता है कि व्हेन वी आर सिटिंग इनसाइड अ कार और बस और ट्रेन, एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, एंड सडनली इट स्टार्ट्स, एट दैट टाइम वी फॉल डाउन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, व्हाई? तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये क्या रेस्ट से है जुड़ा हुआ कि मोशन से जुड़ा हुआ है कि डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है? आप सोचिए इसके बारे में, उसके बाद हम बात करते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो सोच लिया होगा आंसर आपने। चलिए अच्छी बात है, देखते हैं कि आपका आंसर मेरे आंसर से मिलता है या नहीं। तो जब हम कार के या बस के या ट्रेन के अंदर बैठे हुए रहते हैं तो हमारा ये जो पार्ट है, लोअर पार्ट मीन्स कि हमारे वेस्ट तक का पार्ट जो है वो सीट के कांटेक्ट में होता है, हमारा फीट भी सीट के कांटेक्ट में होता है, मतलब इतना पार्ट हमारा जो है वो मतलब उस व्हीकल के कांटेक्ट में होता है, ठीक है। और ये जो अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट जो है वो फ्री होता है, क्लियर। तो जब हम उस व्हीकल के अंदर बैठे होते हैं तो उस कंडीशन में व्हीकल स्टॉप है तो हम भी स्टॉप्ड है, मतलब ये रेस्ट में है।
व्हीकल भी रेस्ट में है और हम भी रेस्ट में है। व्हीकल स्टार्ट होती है और सडनली क्या होता है कि व्हीकल मूव करती है, तो उस टाइम में हमारा लोअर पार्ट मतलब वेस्ट तक का पार्ट जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में था उसके वो तो उसके साथ मूवमेंट में आ जाता है, यानी कि वो मोशन में आ जाता है। लेकिन हमारा अपर पार्ट जो फ्री टू मूव था, ये इनर्सिया की वजह से, कौन सा इनर्सिया? इनर्सिया ऑफ रेस्ट। इनर्सिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये चाहता है कि वो रेस्ट में ही रहे, और इस वजह से एक जर्क हमें लगता है पीछे की तरफ और हम बैकवर्ड फॉल होते हैं। बात समझ में आई कि व्हेन अ कार और बस सडनली स्टार्ट टू मूव, एट दैट टाइम द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी कम इन मोशन with the vehicle, but the upper part wants to be at rest due to the property of inertia, and so that we feel a jerk in the backward direction। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि when we beat a carpet with a stick, at that time the dust separates out of it, why? इसका भी आंसर सोचिए कि जब हम कारपेट को बीट करते हैं स्टिक से तो उसमें से डस्ट पार्टिकल कैसे अलग हो जाते हैं। सोचिए 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 सोचिए। उम्मीद है कि आपने सोच लिया होगा और फिर से आप मैच करके देखिए कि आपका आंसर मेरे से आंसर से मिलता है नहीं। तो क्वेश्चन ये था कि जब हम कारपेट को बीट करते हैं स्टिक से तो उस टाइम में क्या होता है, कैसे डस्ट पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं। तो उसका आंसर ये है कि व्हेन वी बीट द कारपेट विद द स्टिक एट दैट टाइम, इनिशियली both the carpet and the dust particles are at rest, but when we beat the carpet, then the carpet comes into motion, but the dust particle still wants to be at rest, and so that one come into motion and one remains at rest, so that the dust particle get detached from it and it separates out from that। clear? जब कारपेट को स्टिक से बीट किया जाता है तो उस टाइम में यही होता है कि कारपेट तो मोशन में आ जाता है, क्योंकि हमने कारपेट को मोशन किया, हर डस्ट पार्टिकल को तो स्ट्राइक करना पॉसिबल नहीं है। कारपेट वाइब्रेट करने लगता है, लेकिन डस्ट पार्टिकल जो है वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, इसकी वजह से ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और इस वजह से वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। एक और एग्जांपल है कि व्हाई डू द फ्रूट्स स्टार्ट्स टू फॉल डाउन व्हेन वी शेक द ब्रांच ऑफ अ ट्री और द लीव्स फ्रॉम इट फॉल डाउन। तो उस टाइम में भी यही होता है, इनिशियली फ्रूट और ब्रांच दोनों रेस्ट में थे, लेकिन जब हम ब्रांच को शेक करते हैं तो, या लीव्स और ब्रांच दोनों रेस्ट में थे, जब हम ब्रांच को शेक करते हैं तो ब्रांच तो मूवमेंट में आ जाता है, लेकिन लीव्स जो है वो चाहती हैं, या फ्रूट जो है वो चाहता है कि वो रेस्ट में ही रहे। तो एक मोशन में आ जाता है और एक रेस्ट में रहता है, तो दोनों एक दूसरे से डी अटैच हो जाते हैं, और ग्रेविटी की वजह से लीफ या फ्रूट जो है वो अर्थ की तरफ आ जाता है, अर्थ के सेंटर की तरफ। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब हम समझने वाले हैं इनर्शिया ऑफ मोशन का कुछ एग्जांपल, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल, जिससे कि कॉन्सेप्ट हमारा कुछ और क्लियर हो। जैसे एक और क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हेन अ कार और बस सडनली स्टॉप्ड एट दैट टाइम वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हाई? या व्हेन द ब्रेक्स आर सडनली अप्लाइड एट दैट टाइम वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हाई? तो यहाँ पे भी है इनर्शिया का कॉन्सेप्ट, लेकिन कैसे है इनर्शिया ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट है। या आपने देखा होगा कि सपोज कि आप बाइक पे डबलिंग या ट्रिपलिंग कर रहे हैं, जा रहे हैं, आप पीछे बैठे हुए हैं और ये इस टाइप का सीट है, खास करके ऐसे लोग आजकल सीट वाले बाइक ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो उस टाइम में क्या होता है कि आपके दोस्त ने सडनली ब्रेक मारा, जैसे ही ब्रेक मारा तो आप क्या होता है कि पूरा आपका जो बॉडी का वेट है वो उसके ऊपर आ जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब वो मोशन में था तो आप भी मोशन में थे, आपका लोअर पार्ट भी मोशन में था और अपर पार्ट भी तब तक मोशन में आ चुका था, यानी कि कंटिन्यूड अब आप मोशन में थे। लेकिन सडनली क्या होता है कि जैसे ही उसने ब्रेक अप्लाई किया वैसे ही हमारा लोअर पार्ट जो है, जो कि सीट के कांटेक्ट में है और फीट है, ये लोअर पार्ट जो व्हीकल के कांटेक्ट में है, ये तो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर पार्ट क्योंकि मोशन में था तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, और वो क्योंकि मोशन में रहना चाहता है इसलिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो जाता है। बात समझ में आई? उसी तरीके से बस वाला भी एग्जाम्पल है कि अचानक से बस या ट्रेन जो है वो रुकती है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन कि द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच इज इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द सीट ऑफ द बस और द ट्रेन comes in the rest when the vehicle is at rest, and at the same time the upper parts wants to be continued in motion due to the property of
इनर्शिया ऑफ मोशन एंड दैट्स व्हाई वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल इसका और है, मतलब वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, यहाँ जितना हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। एक एग्जांपल और है कि वाई इज इट सजेस्ट नॉट टू जंप आउट ऑफ द मूविंग व्हीकल्स, मतलब कि बस या ट्रेन से चलती हुई बस से बाहर जंप करना मना है, मतलब ऐसा सजेस्ट करते कि क्यों नहीं कूदना चाहिए। ठीक है, तो उसका भी आंसर आप सोचिए, वो भी इसी से रिलेटेड है, मोशन से ही रिलेटेड है, इनर्शिया ऑफ मोशन से रिलेटेड है। पॉज करके वीडियो सोच लीजिएगा आंसर, उसके बाद फिर मेरे से मिलाइएगा कि आपका आंसर कितना हद तक सही है। तो वहाँ पर भी यही बात है कि जब हम चलती हुई बस के ट्रेन के अंदर होते हैं तो उस टाइम हमारा पूरा बॉडी जो है वो मोशन में आ चुका होता है, उस चलती हुई ट्रेन या बस के साथ मोशन में आ चुका होता है। जैसे ही हम जंप आउट करते हैं उस बस से, सडनली चलती हुई बस से हमने जंप आउट करा, तो उस टाइम में बस से जंप आउट करने के बाद क्या होता है कि हम फॉल होते हैं सड़क पे। जैसे ही सड़क पे जाएंगे तो हमारा जो लोअर पार्ट है, फीट है, वो तो रोड के कांटेक्ट में आएगा तो वो सडनली स्टॉप हो जाएगा, लेकिन अपर पार्ट जो है वो क्योंकि मोशन में था तो वो कंटिन्यू रहना चाहता है मोशन में, और इस वजह से हम फॉल डाउन हो सकते हैं, होते भी हैं, और ये एक सीरियस इंजरी दे सकता है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि चलती हुई बस या ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए, नहीं कूदना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो उन एग्जांपल्स को आप डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूंगा लास्ट में, और उसका आंसर मुझे फिर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। मैं लास्ट में क्वेश्चंस दे दूंगा 3-4, वो क्वेश्चंस आप बताएंगे मुझे। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करते हैं। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आपने जरूर फील किया होगा, आप स्कूल बस से स्कूल जाते समय या किसी भी व्हीकल के अंदर में क्या होता है कि अचानक सडनली जो है वो एक सर्टेन शार्प टर्न आता है। मान लो कि कहीं एक शार्प टर्न आया, एक इस पे रिलेटेड एक जोक भी था। एक बार क्या हुआ कि एक सरदार जी ड्राइवर थे, तो एक बच्चे ने पूछा कि स्कूल बस की बात है, तो एक बच्चे ने पूछा कि ड्राइवर अंकल आप जब मोड़ पे गाड़ी से चलाते हैं ना तो मुझे बहुत डर लगता है। तो ड्राइवर अंकल ने क्या बोला मालूम? ड्राइवर अंकल ने बोला बेटा तुम भी वही क्या करो जो मैं करता हूँ। तो बच्चे ने मासूमियत से पूछा कि क्या करूँ अंकल? ड्राइवर ने बोला कि आँख बंद करके और वाहिगुरु का नाम लिया करो। तो वही हाल है, इनर्शिया और डायरेक्शन में ऐसा होता है कि जब शार्प टर्न लेते हैं तो उस टाइम में क्या होता है, सडनली मान लो गाड़ी बहुत स्पीड में है और सडनली शार्प टर्न लिया गया, तो आप एक फोर्स फील करते हैं जो आपको आउटवर्ड बाहर की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है। आप सडनली झुक जाते हैं अपने इनिशियल डायरेक्शन, जैसे ये स्ट्रेट पाथ पे आप मूव कर रहे थे और अचानक ऐसा टर्न आया, तो क्या होगा कि आप एक फोर्स फील करेंगे जो कि आपको इसी डायरेक्शन में टेंस करेगा। यानी कि आप चाहेंगे कि हम स्ट्रेट पाथ पे चलते हैं लेकिन आपको तो जाना ही है, तो ये जो फोर्स है ये आपकी बॉडी के ऊपर आउटवर्ड लगेगा। बात समझ में आई? तो वो आउटवर्ड फोर्स किस वजह से आया? वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से आया, क्योंकि आप अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि व्हीकल ने अपने डायरेक्शन को चेंज करा तो आपका भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन आपकी टेंडेंसी क्या थी? स्ट्रेट चलने की। तो आप एक फोर्स जो है वो आउटवर्ड फील करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। इसी वजह से इसका एक और एग्जांपल भी है कि बसेस के ऊपर या टैक्सी के ऊपर जो लगेज रखे जाते हैं उनको टाई क्यों किया जाता है, बांधा क्यों जाता है? तो सिंपल है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहिए, मोशन के डायरेक्शन कहिए, तीनों में आ जाएगा। क्योंकि अगर टाई नहीं करेंगे, अचानक रेस्ट से मोशन में आए तो भी लगेज गिर सकता है, मोशन से रेस्ट में आए तो भी लगेज गिर सकता है। डायरेक्शन की तो बात ही नहीं है, मतलब उसमें भी कहाँ जाएगा लगेज उसका कुछ पता नहीं है। तो बहुत सारे इस टाइप के एग्जाम्पल्स हैं जो आपके फिर बुक में भी मिल जाएंगे। आपको करना यही है कि उन एग्जाम्पल्स को खोजना है और उसका आंसर अपने राइटिंग में लिखना है, मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ द बुक। जिससे क्या होगा कि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप उसको चेक कर लेंगे, मिला लेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के साथ। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसका रिलेशन इनर्शिया के साथ, उसका रिलेशन फोर्स के साथ, और फिर पढ़ा हमने इनर्शिया क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, और उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे। एक एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी मैं भी करता हूँ और उस एक्टिविटी में आपको बताना ये होगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताएंगे कि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की है, इनर्शिया ऑफ मोशन की है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की है। देखते हैं। बस पोस्ट कार्ड आपने देखा है कभी कभी?
तो वही पोस्ट कार्ड ये है झारखंड सरकार का पोस्ट कार्ड। तो ये कार्ड में यहाँ रखता हूँ, आप कोई भी कार्ड ले सकते हो। और एक चाहिए क्वाइन, और ये डाले मैंने इसके ऊपर। और लुक हियर, आपको यही करना है और आपको देखना है कि ये होता है कि नहीं, आपसे कितने अटेम्प्ट में होता है। और दूसरी बात कि आपको बताना है ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है कि इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तब तक के लिए बाय।